मोदी की लहर झूठ पर, जो 2014 में वो लहर झूठ पे आधारित थी, और दैट वाज आल्सो मैनेज बाय ईवीएम। जिन लोगों ने मैनेज किया चाहे तो वो भी क्लियर हो गया। तो अब हमें हम लोग सोच रहे थे कि ईवीएम की जो है क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए ये हो सकता है कि ये मध्य प्रदेश में ईवीएम का ना इस्तेमाल करें, राजस्थान में ना करें, और चूंकि इनको जो 24 का जीतना है, हम इस रणनीति पे हम विचार कर रहे थे। लेकिन बिहार में जो जातिगत जनगणना के जैसे ही आंकड़े आए तो उन्हें ये पता चल गया कि जो सवर्ण हिंदू है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, दे आर माइक्रो माइनॉरिटी, वो मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर हैं, और उसका असर हमें देखने को मिल रहा था इस चुनाव में। जो चार राज्यों में कम से कम हमें उसका असर देखने को मिल रहा था। लेकिन वो असर उसके जो बिहार का जनगणना के जो आंकड़े थे उसको नल एंड वॉइड करने के लिए इन्होंने जम के ईवीएम का दुरुपयोग किया, और उसका नतीजा ये है कि ये ईवीएम की जीत है, ये मोदी की या इसकी बीजेपी की जीत नहीं है। जब बीजेपी अगर जीत जाती है तो आप जैसे जो संगठन चलाते हैं, एक पार्टी चलाते हैं, वो मैदान में कूद पड़ते हैं कि ईवीएम का है, ईवीएम का। लेकिन इससे पहले इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई करती कि अगर ईवीएम से कोई दिक्कत है? अगर ईवीएम की दिक्कत थी तो फिर तेलंगाना में फिर कांग्रेस की सरकार कैसे आ गई? देखिए, यही तो कहते हैं। मैं आपको दो इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, उनका बयान आया है, उसमें भी आ गया, सोशल मीडिया पर भी आ गया, अखबार में भी आया था। और एक एस स्वामीनाथन थे जो पुराने वो थे, उन्होंने इस चुनाव से जो अभी जो इसका हुआ था गुजरात का, इससे पिछले वाले चुनाव में उन्होंने साफ कहा था कि गुजरात का और हिमाचल का चुनाव ईवीएम की गड़बड़ी से बीजेपी ने जीती है। दो पूर्व चुनाव आयुक्तों का बयान था, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और ईवीएम, जहाँ तक सवाल है, ईवीएम पूरी दुनिया से हटा ली गई है। सबसे छोटा देश बाद का देश था ये बांग्लादेश, वहाँ से भी हटा दी गई, पाकिस्तान से हटा ली गई। तो यहाँ ईवीएम क्यों आई? ईवीएम के आने के पीछे राजीव गांधी का मकसद ये था, अब ज़्यादा लंबे समय तक कांग्रेस को या सवर्णों को, ये ब्राह्मण, ये जो हैं SC ST OBC के लोग, अब लंबे समय तक वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने ईवीएम में कैसे मैनूवरिंग होती है दे नो वेरी वेल। एक चिप है, माइक्रो चिप है, और रियल टाइम क्लॉक है। अगर देखिए कि आपने कोई डाटा भर दिया, उसमें डाटा फीड कर दिया और 15 दिन का टाइम लगा दिया, तो 15 दिन बाद जो पुराना डाटा है वो ऊपर आ जाएगा, अब ये डाटा हट जाएगा। तमाम लोगों ने इसको डेमो भी किया है। यहाँ दिल्ली की विधानसभा में भी जो सौरभ भारद्वाज हैं, उन्होंने भी वहाँ डेमो किया। तो इस तरह से हो सकता है। तो ये तो ईवीएम की टोटली अब अविश्वसनीय दुनिया से हटाई गई है, जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से खत्म हो गई। तो ईवीएम हटना चाहिए, ईवीएम से ही आ रही है। अब देखिए, नोटबंदी हुई, नोटबंदी में ये मिडिल क्लास परेशान हुआ, जो मेजोरिटी है सोचता समझता वोट डालता है। लोअर क्लास परेशान हुआ। जब कोरोना आया तो कोरोना में तमाम लाखों लोग मारे गए, पैदल चल के कहाँ तक मजबूर नहीं हुए। तो क्या वो इसको मोदी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे? तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये सारा बदमाशी है, RSS की बदमाशी है। और RSS ने कांग्रेस को सिर्फ इस रिजल्ट को जीरो करने के लिए, कौन सा रिजल्ट, जो जनगणना का जो रिजल्ट आया हमारे सामने बिहार से, ये साफ हो गया कि मुश्किल से 10% से भी कम है, 9% के आसपास है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। इनकी सरकार नहीं बननी चाहिए, डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी बनाया है। इनके हाथ में मशीन का रिमोट है। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, इसके मतलब उसमें एक पॉलिटिकल वो हैं, एडिटर हैं किसी बड़े अखबार के। तो वो आए, मिश्रा जी हैं, मेरे पास आए। तो मैंने कहा, मिश्रा जी, ये 22 का इलेक्शन था, तो मिश्रा जी किसकी सरकार बना रहे हो यूपी में? उन्होंने कहा, भैया डीएम और ईवीएम की, डीएम के जरिए सारा सब कुछ मैनेज होता है। और मैं भी इलेक्शन प्रोसेस में रहा हूँ, अधिकारी रहा हूँ, मुझे सारा मालूम में क्या होता है। अधिकारी बोलता नहीं, वो नहीं बोलता। तो कहीं अब देखिए, अभी जो गुजरात का इलेक्शन हुआ, गुजरात के इलेक्शन के बाद वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमने बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं दिया, और गांव में पूरे का पूरे वोट क्यों निकल रहे हैं? वोट हैं बूथ पे 400 वोट है, 400 वोट का बूथ है, और वहाँ 600 वोट निकल रहे हैं। इसमें पिछले जो पार्लियामेंट का 19 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मोदी जी यहाँ से बनारस से लड़े, बनारस में 2 लाख वोट फालतू कैसे निकले जो एक्चुअल वोट थे? आपके गोरखपुर में 1 लाख वोट फालतू कहाँ से आ गए? रिकॉर्डेड वोट से ज्यादा कैसे आ गए? अब देखिए, सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की विधानसभा में डेमो करके दिखा दिया कि किस तरह से वोट होता है। और भी तमाम लोग हैं,
जिन्होंने दिखाया है। ये सैयद शुजा का नाम आपने सुना होगा। सैयद शुजा ने वो पूरा करके इंग्लैंड में जहाँ से छोड़ के चला गया, इंग्लैंड से जाके सारी बात वो कर रहा है कि कैसे कैसे होता है। ये माइक्रोचिप है, और माइक्रोचिप जो प्रोग्राम कर देंगे, ये मोबाइल क्या है, मोबाइल में जो जैसे प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से तो सारा बातचीत होती है। मान लीजिए अगर हमने कॉल फॉरवर्ड लगा दी तो हम नंबर डाल करेंगे आपका और उठाएंगे आप, ये सारा इसका है। तो ये तो है ही नहीं, पूरी दुनिया बैलेट पर वापस आ गई। हमने 2018 में भी प्रोग्राम किया था कि नो बैलेट नो वोट। ये सारे बेईमान लोग हैं, सारे जो हैं, जो आय से अधिक संपत्ति में सारे फंसे हुए हैं। मुलायम सिंह का परिवार फंसा हुआ था, मायावती फंसी हुई है, ओवैसी का खेल सारा आप लोग जानते ही हैं। तो निश्चित तौर से ये घबराए हुए हैं, जेल जाने से घबराए हुए हैं। जब निर्दोष लालू यादव को, जो चारा घोटाले का जनक था, जगन्नाथ मिश्रा, पंडित जगन्नाथ मिश्रा, उसको अब कभी पुलिस ने हाथ नहीं लगाया, और लालू ने तो उसके ऊपर जाके काम किया। बाद की बात थी, लालू को जेल हो गई, अभी भी बुढ़ापे में जेल काटी उसने, और लेकिन वो मरते मर गया जगन्नाथ मिश्रा, उसको किसी ने हाथ नहीं लगा, उसको किसी ने कहा कि ये चारा चोर है। आप ये मान क्यों नहीं लेते कि मोदी सरकार सच में एक अच्छा काम कर रही है? राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने और सारे अच्छे काम कर रही है, इसीलिए तो वो जीत रही है। क्योंकि अगर कोई अच्छे काम नहीं करेगा, और आप कह रहे हो कि उनकी जो संख्या है, उनका संख्या बल है वो मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर है, तो चुटकी भर कैसे जीत सकते हैं लोग जब तक कि वो लोगों के दिल में, क्या मानने को तैयार क्यों नहीं है कि अभी मोदी लहर, मोदी की हवा अभी भी कम हुई नहीं है? जितनी मोदी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जितनी गालियां मोदी को मिल रही है, वो तो किलो के हिसाब से मिल रही है, मुझे गालियां मिल रही हैं, तो गालियां अच्छे आदमी को तो मिलती नहीं। अगर अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, ये उन्होंने खुद स्वीकारा। एक मैंने वीडियो देख रहा था, तो और मोदी झूठ का पुलंदा, इतना उसकी बुनियादी झूठ पे मोदी की बुनियाद 15 लाख से शुरू हुआ, और बाद में गृहमंत्री का था, ये जुमला था। और कितना कितना झूठ बोलता है, कितना क्या, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अनपढ़ जाहिल है, विदेशों में भी वो पूरा गिर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि जी वहाँ तो अमेरिका में स्वागत हुआ, फ्रांस में स्वागत हुआ, मैंने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत नहीं हुआ, एक व्यापारी का स्वागत हुआ कि हमारा देश इनसे हथियार खरीदता है, अमेरिका से, फ्रांस से, तो वो एक व्यापारी का स्वागत उन्होंने किया, एक खरीदार आ गया, वो स्वागत हुआ, प्राइम मिनिस्टर का स्वागत नहीं हुआ। आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी को टोकरी भर भर गाली देते हैं, लेकिन राजस्थान में हाल ही में चुनाव, अभी कल की गणना है, आखिर उनको अगर गाली देते तो इतना वोट कैसे आ जाता? मैं कह रहा हूँ इट इज ऑल ड्यू टू ईवीएम, मिसयूज ऑफ ईवीएम। ईवीएम का मिसयूज है, ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। ये मोदी, अगर मैं चैलेंज करता हूँ, जो मर्जी मुझे सजा दी जाए, ये बगैर ईवीएम के चुनाव करा के दिखा दें, अगर मोदी की जमानत न जब्त हो जाए। आप बहुजनों की ओर से इकट्ठा सरकार थोड़ी बनती है, आप लोग इकट्ठा भी नहीं हो रहे हैं। बहुजन का मतलब जा रहे हैं, बहुजन का मतलब 90%, हाँ 90% है, लेकिन आपके लोग तो बिक जा रहे हैं ना, पैसे बिक जा रहे हैं। गाँव में भी जाए, गाँव में कोई मजदूर दे रहे हैं। भाई साहब, गांव में भी मोदी को नहीं पसंद कर रहा, मैं भी गांव से आता हूँ, लेकिन लास्ट में पैसे लेके बिक जा रहे हैं ना समाज, गरीब लोग, और नेता बिक रहे हैं। आपके समाज के लोग, जो दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो तो भूमिहीन है, पैसे मारे हैं, वो पैसे थोड़े बहुत पैसे पा जा रहे हैं, वोट दे रहे हैं। देखिए, गाँव का आदमी अब इतना चालाक हो गया है, पैसा आपसे भी लेगा, इनसे भी लेगा, मुझसे भी लेगा, लेकिन वोट वो अपनी मर्जी से देगा, वोट मर्जी से दे रहा। गाँव का आदमी इतना चालाक हो गया है। अब ये नहीं कि पैसा तो वो सबसे लेते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट से किसको देगा? आप लोगों ने, आप जितने नेता हैं, उतने ही पार्टी है, उतने संगठन है, आप लोग टुकड़े बट गए हो। ये बनाया है, और मैंने ये अगस्त की बात है, अगस्त में इंडिया बना, ये मैंने ये जो लेटर लिखे हैं अलग अलग करके, देखिए प्रकाश राव अम्बेडकर जी को लेटर लिखा कि भाई आप आ जाओ, गठबंधन को आप लीड करो, हम आपके साथ हैं। मायावती जी को, वैसी साहब को, ये सारा है, ये तमाम लोग हैं, बदरुद्दीन अजमल हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, बामन इस्लाम की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेटर लिखा गया। ये सारे लेटर देखिए आपके सामने। क्या रहा इस लेटरों का रिजल्ट, क्या रहा? 16 मेन स्ट्रीम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं हम दलपा में, जो एक्शन में हैं, तो उनको मैंने 16 को लीडर को लेटर लिखा, नोबडी हैज रेस्पॉन्डेड, आज तक उन्होंने नहीं किया। अब ये जूते पड़ रहे हैं, ये कैसे जीत रहे हैं? मेरी कोशिश थी कि अगर 4 चर्चित हो रहे, हम लोगों में से 4 चर्चित चेहरे अगर एक मंच पर आ जाएं तो वोट नहीं मांगना पड़ेगा, समाज तैयार है। एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि भाई आपके पास ये बताएं कि एनडीए के पास में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, इंडिया के पास राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, आपके गठबंधन के पास क्या है? मैंने कहा जो मायावती
उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को 4 बार मुख्यमंत्री बन के चला सकती हैं, तो क्या वो देश की प्रधानमंत्री बन के नहीं चला सकती? एक बैरिस्टर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस देश को प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं चला सकते? मैंने कहा ये महमूद परासा साहब जाने माने वकील हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्या वो उस देश को नहीं चला सकते? मुझे आप 6 महीने के लिए दे दो, 6 महीने के अंदर मैं फिर से सोने की चिड़िया बना सकता हूँ। ये वहाँ क्या है? मैंने तो क्लियर बोला। और भी लोग हैं, SPR इलियास हैं, मोहम्मद सुलेमान हैं, और ये बामन मेसराम, मैंने सब लोगों के नाम कमाए, भाई इन सब के बारे में कहा। भाई आप दो तो सही मौका मिले। ईवीएम को रोकने के लिए आपका पहला अगला कदम क्या होगा? देखिए, ईवीएम को मैंने नारा दिया था 8 अगस्त 2018 को हमने दलित महापंचायत की पार्लियामेंट पर, और 8 अगस्त को हमने क्यों की? तो 8 अगस्त 1942 को इस महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो हम भी सवर्ण हिंदुओं से आज आ चुके हैं। सवर्ण हिंदू यहाँ का रहने वाला नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यहाँ के रहने वाले नहीं है, तो इनको भी अब भारत छोड़ के चला जाना चाहिए। तो हमारा नारा था सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो। 9 अगस्त को उन्होंने वहीं पार्लियामेंट में संविधान जलाया, और 18 अगस्त को हमने इनकी गीता रामायण जलवा के बदला लिया। वहाँ से हमारी राष्ट्रीय महासचिव में शबनम जी, उनको हमने आगे किया, उनसे हमने गीता रामायण जलवाई बलिया के अंदर, जहाँ ब्राह्मणवाद सामंतवाद का गढ़ है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने तो ना ये भी कहा कि बैलेट नहीं तो वोट नहीं। और ब्राह्मणों भारत छोड़ो करने से क्या समस्याएं का हल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हल होगा। सारी शैतानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि मेरे लोगों का जो अहित किया है, परेशान किया है, इन सवर्ण हिंदुओं ने किया है। बाबा साहब सवर्ण हिंदू शब्द इस्तेमाल करते थे, कास्ट हिंदू। मेरे समाज का सबसे बड़ा नुकसान इन सवर्ण हिंदुओं ने किया है। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण अकेला नहीं है। ब्राह्मणवाद का वो है जनक है, क्षत्रिय उसका पोषक है, और वैश्य उसका मतलब उसको फीडर है, उसका असल खिलाफ ला रहा है। तो सवर्ण हिंदू इसमें जड़ा है। इस देश में जो असल लड़ाई है पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत। अगर ब्राह्मणों भारत छोड़ो के अलावा अगर ईवीएम भारत छोड़ो और जो गोदी मीडिया है इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो क्या देश में कुछ प्रकृति आ सकती है? आंदोलन तो हम तो आंदोलन नहीं है, हमारे अकेले से क्या होगा? जब तक दूसरी मेन स्ट्रीम पार्टियों के नेता नहीं आएंगे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे और हो मायावती हो, अगर इकट्ठा नहीं आएंगे तो आप क्या समाज से कहना चाहते हैं अगर ये लोग इकट्ठा नहीं आते हैं? हाँ, देखिए मेरे पास एक स्कीम है इनके लिए जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन सारे नेताओं को बुलाएं बातचीत करने के लिए। उनको बुलाएं और उनसे कहें कि भाई ये स्थिति है, 24 में अगर ये आ जाते हैं, शैतान आ जाते हैं, ईवीएम के चलते इनको रोका नहीं जा सकता। अब निश्चित है कि पहले हम ईवीएम के लिए खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, और एक बार इकट्ठे हो गए तो सुप्रीम कोर्ट को आसान हो जाएगा इस पर फैसला देने के लिए। DY चंद्रचूड़ साहब हैं, आसान हो जाएगा। तो अगर जो इसमें कोऑपरेट करे, जो नहीं आए और नहीं आए उसका बहिष्कार, समाज बहिष्कार करें। जो इनको कॉल दी जाए और कॉल पर जो नहीं आए, हम में से जो नहीं आए उसका बहिष्कार हो, जो आ जाए उसमें उनका स्वागत हो। भाई 4 चर्चित चेहरे जो हमारे समाज की पार्टियां हैं, उनके 4 दलित और मुस्लिम। देखिए यहाँ पे ये तो तय है कि करीब 15-16% तो ये है ना मुसलमान है, और SC भी हम 22.5% तो तभी तो हमें 22.5% दिया SC ST को। इस समय हम कहीं भी 28% से कम नहीं, हम वो किया जाए तो हम इतनी बड़ी आबादी है। OBC मतलब बिखरा हुआ है, कहीं जाट है, कहीं गुजर है, कहीं कुर्मी है, कहीं यादव है। हाँ, तो वो अगर ये लोग सारे हो जाए इकट्ठे, 4 इनमें से खड़े हो जाए, निश्चित तौर से समाज तैयार है, बिल्कुल वोट देगा मोदी, और वोट भी देगा और आंदोलन। जो नेता कोऑपरेट न करे, जो इस बात में अमानता हो कि हमें 4 लोगों को या 6 लोगों को या 10 लोगों को सब मंच पर जाए, मेरी औकात नहीं, मैं 4 सीटें नहीं लड़ सकता पार्लियामेंट की, जितना पैसा खर्च हो रहा है। तो मैं इकट्ठा होकर ईवीएम भी तो हटाना चाहिए। मैंने पहले ईवीएम, देखिए पहले ईवीएम पे इकट्ठे हो जाए, आंदोलन से संगठन मजबूत होता है और संगठन से सत्ता हासिल होती है। तो जब हम ईवीएम के लिए सब निकलेंगे तो निश्चित तौर से पूरा देश इससे, भाजपा से, मोदी से त्रस्त है, इनकी बदतमीजियों से। अब 4-5 महीने बाद दोबारा एक इलेक्शन होने वाला है, जिससे भारत के प्रधानमंत्री का चयन होगा। जी, अब जो हो गया
समझ लीजिए वो तो हो गया, वो बदला नहीं जा सकता। अब उसके लिए आप क्या राजनीतिक तैयारी करेंगे जिससे कि आप कोई प्राइम मिनिस्टर को बदल पाए? आपकी बदलने की इच्छा है कि प्राइम मिनिस्टर बदला जाए, या फिर आप मोदी को रोक सकते हैं? हमारा मकसद प्राइम मिनिस्टर को बदलना नहीं है। हमें उस प्राइम मिनिस्टर जिस सिस्टम से आया है, इस आरएसएस के सिस्टम से आया है, उस आरएसएस के सिस्टम को इसमें ध्वस्त करना है। अच्छा। और बिना पॉलिटिकल पावर के वो संभव नहीं है। और उसके लिए हम यही कहते हैं कि अगर मेरे लोग, क्योंकि वोट से तो नहीं मामला बन रहा, ये मशीन बीच में आ गई है, ये देवी है, देवी ईवीएम है। इनके लिए सवर्णों के लिए, इनके जब 33 करोड़ देवी देवता फेल हो गए तो देवी ईवीएम आ गई, जो आधुनिक देवी है, वो इनको कर रही है। तो हमारा यही है, हमने तो देखिए ये हमारा पंपलेट भी निकला था कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की। हमने उसमें कहा, हम 5-6 साल से आंदोलन चला रहे हैं कि अगर हमारे लोग 22 में 23 प्रतिज्ञा जोड़ लें कि हम आने वाले इलेक्शन में किसी भी सवर्ण हिंदू यानी ब्राह्मण क्षत्रिय को वोट नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने लिखा है साहब कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। तो निश्चित तौर से जब सवर्ण हिंदू सत्ता के गलियारे से बाहर हो जाएंगे तब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और ये यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से मोदी ने काम किया उन्हें मालूम है, इनको एक न एक दिन भागना है। और जिस तरह से अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, जिस तरह से अम्बेडकरवाद का वर्चस्व बढ़ रहा है, ओबीसी में भी हमारा अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर से इनको एक न एक दिन भागना पड़ेगा यहाँ से सवर्णों को। तो मोदी की तो औकात नहीं है, और कोई हमेशा नहीं रहता। जब मुगल नहीं रहे, अंग्रेज नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे। निश्चित तौर से इन्हें भागना पड़ेगा, बहुजन सत्ता कायम होनी है। लेकिन तब तक ये मोदी एंड कंपनी, आरएसएस सब कुछ पूरे सिस्टम को जो सामाजिक ताना बाना है उसको ध्वस्त कर देगा। जो संवैधानिक ढांचा है उसको टोटल ध्वस्त कर देंगे। इसलिए मेरी पहली अपील जनता से ये है कि अगर बेशक वो मुझे वोट नहीं दें, लेकिन किसी भी कीमत पर किसी भी इलेक्शन में सवर्ण हिंदुओं को वोट देना बंद कर दें। सत्ता के गलियारे में पहुंचने से इनको सवर्ण हिंदुओं को रोकना पड़ेगा। और बाकी मेरी सभी नेताओं से, चाहे मायावती जी हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, चंद्रशेखर आजाद हों, बामन मेश्राम हों, या और जो भी हमारे भाई हैं, अखिलेश यादव हों या लालू यादव एंड कंपनी है, मेरी उनसे सबसे अपील है कि भाई 24 के खतरे को देखते हुए मैं उनसे अपील करता हूं कि ये अगर वो बाबा साहब के संविधान में यकीन करते हैं, बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि भाई आप इकट्ठे हो जाओ। मुझे कुछ भी एक सीट भी मन देना, फिर भी मैं आपका साथ दूंगा। और आप इसके खिलाफ पहले आंदोलन के लिए, ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन के लिए, मुझे उम्मीद है कि अगर आंदोलन खड़ा हो गया तो चंद्रचूड़ साहब जरूर फैसला लेंगे ईवीएम को खत्म करने के लिए। वो तैयार है, वो अकेले में पड़ जाए चंद्रचूड़ साहब। इसलिए वो आंदोलन जरूरी है और हम सभी का आंदोलन जरूरी है। ईवीएम को हटाए बगैर बाकी सभी मानिए कोई मतलब नहीं है। मोदी को कोई दुनिया की ताकत ईवीएम के चलते नहीं रोक सकते। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।